आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित गबन उपन्यास का 7वां भाग। आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रमा चोर की भांति एक वृक्ष की आड़ में झांक रहा था। जल्पा पति के गले में हाथ डाले हुए निद्रा में मग्न थी। रमा मन में विकट संकल्प करके धीरे से उठा, पर निद्रा की गोद में सोए हुए पुष्प प्रदीप ने उसे अस्थिर कर दिया। वो एक क्षण खड़ा मुग्ध नजरों से जल्पा के निद्रा व्यसित मुख की ओर देखता रहा। कमरे में जाने का साहस ना हुआ, फिर लेट गया। जल्पा ने चौंक कर पूछा, कहाँ जाते हो? क्या सवेरा हो गया? रमानाथ, अभी तो बड़ी रात है। जल्पा, तो तुम बैठे क्यों हो? रमानाथ, कुछ नहीं, जरा पानी पीने उठा था। जल्पा ने प्रेमातुर होकर रमा के गले में बाहें डाल दी और उसे सुलाकर कहा, तुम इस तरह मुझ पर टोना करोगे तो मैं भाग जाऊंगी। ना जाने किस तरह ताकते हो, क्या करते हो, क्या मंत्र पढ़ते हो कि मेरा मन चंचल हो जाता है। बासंती सच कहती थी, पुरुषों की आंख में टोना होता है। रमा ने फटे हुए स्वर में कहा, टोना नहीं कर रहा हूं, आंखों की प्यास बुझा रहा हूं। दोनों फिर सोए, एक उल्लास में डूबी हुई, दूसरा चिंता में मग्न। 3 घंटे और गुजर गए। द्वादशी के चांद ने अपना विश्व दीपक बुझा दिया। प्रभात की शीतल समीर प्रकृति को मद के प्याले पिलाती फिरती थी। आधी रात तक जागने वाला बाजार भी सो गया। केवल रमा अभी तक जाग रहा था। मन में भांति भांति के तर्क वितर्क उठने के कारण वो बार बार उठता था और फिर लेट जाता था। आखिर जब 4 बजने की आवाज कान में आई तो घबरा कर उठ बैठा और कमरे में जा पहुंचा। गहनों का संदूकचा अलमारी में रखा हुआ था। रमा ने उसे उठा लिया और थर थर कांपता हुआ नीचे उतर गया। इस घबराहट में उसे इतना अवकाश न मिला कि वो कुछ गहने छांट कर निकाल लेता। दयानाथ नीचे बरामदे में सो रहे थे। रमा ने उन्हें धीरे से जगाया। उन्होंने हकबका कर पूछा, कौन? रमा ने होठ पर उंगली रखकर कहा, मैं हूं, ये संदूकची लाया हूं, रख लीजिए। दयानाथ सावधान होकर बैठ गए। अभी तक केवल उनकी आंखें जागी थी, अब चेतना भी जागृत हो गई। रमा ने जिस वक्त उनसे गहने उठा लाने की बात कही थी, उन्होंने समझा था कि ये आवेश में ऐसा कह रहा है। उन्हें इसका विश्वास न आया था कि रमा जो कुछ कह रहा है उसे भी पूरा कर दिखाएगा। इन कमीनी चालों से वो अलग ही रहना चाहते थे। ऐसे कुत्सित कार्य में पुत्र से साठ गांठ करना उनकी अंतरात्मा को किसी तरह स्वीकार न था। पूछा, इसे क्यों उठा लाए? रमा ने धृष्टता से कहा, आप ही का तो हुक्म था। दयानाथ, झूठ कहते हो। रमानाथ, तो क्या फिर रखाऊं? रमा के इस प्रश्न ने दयानाथ को घोर संकट में डाल दिया। झेपते हुए बोले, अब क्या रखाओगे? कहीं देख ले तो गजब ही हो जाए। वही काम करोगे जिसमें जग हंसाई हो। खड़े क्या हो? संदूकची मेरे बड़े संदूक में रखाओ और जाकर लेट जाओ। कहीं जाग पड़े तो बस। बरामदे के पीछे दयानाथ का कमरा था। उसमें एक देवदार का पुराना संदूक रखा था। रमा ने संदूकची उसके अंदर रख दी और बड़ी फुर्ती से ऊपर चला गया। छत पर पहुंचकर उसने आहट ली। जल्पा पिछले पहर की सुखद निद्रा में मग्न थी। रमा ज्यों ही चारपाई पर बैठा, जल्पा चौंक पड़ी और उससे चिमट गई। रमा ने पूछा, क्या है, तुम चौंक क्यों पड़ी? जल्पा ने इधर उधर प्रसन्न नजरों से ताक कर कहा, कुछ नहीं, एक स्वप्न देख रही थी। तुम बैठे क्यों हो? कितनी रात है अभी? रमा ने लेटते हुए कहा, सवेरा हो रहा है। क्या सपने देखती थी? जल्पा, जैसे कोई चोर मेरे गहनों की संदूकची उठाए लिए जाता हो। रमा का हृदय इतने जोर से धक धक करने लगा मानो उस पर हथौड़े पड़ रहे हैं। खून सर्द हो गया, परंतु संदेह हुआ, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। वो जोर से चिल्ला पड़ा, चोर चोर! नीचे बरामदे में दयानाथ भी चिल्ला उठे, चोर चोर! जल्पा घबरा उठी, दौड़ी हुई कमरे में गई, झटके से अलमारी खोली। संदूकची वहां ना थी। मूर्छित होकर गिर पड़ी। सवेरा होते ही दयानाथ गहने लेकर सर्राफ के पास पहुंचे और हिसाब होने लगा। सर्राफ के 1500 रुपए आते थे, मगर वो केवल 1500 रुपए के गहने लेकर संतुष्ट न हुआ। बिके हुए गहनों को वो बकरे पर ही ले सकता था। बिकी हुई चीज कौन वापस लेता है? रोकड़ पर दिए होते तो दूसरी बात थी। इन चीजों का तो सौदा हो चुका था। उसने कुछ ऐसी व्यापारिक सिद्धांत की बातें की, दयानाथ को कुछ ऐसा शिकंजे में कसा कि बेचारे को हाँ हाँ करने के सिवा और कुछ न सूझा। दफ्तर का बाबू चतुर दुकानदार से क्या पेश पाता?
1500 रुपए में 2500 रुपए के गहने भी चले गए, ऊपर से 50 रुपए और बाकी रह गए। इस बात पर पिता पुत्र में कई दिन खूब वाद विवाद हुआ। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। कई दिन आपस में बोलचाल बंद रही, मगर इस चोरी का हाल गुप्त रखा गया। पुलिस को खबर हो जाती तो भांडा फट जाने का भय था। जल्पा से यही कहा गया कि माल तो मिलेगा नहीं, व्यर्थ का झंझट भले ही होगा। जल्पा ने भी सोचा, जब माल ही ना मिलेगा तो रपट व्यर्थ क्यों की जाए। जल्पा को गहनों से जितना प्रेम था, कदाचित संसार की और किसी वस्तु से ना था। और उसमें आश्चर्य की कौन सी बात थी। जब वो 3 वर्ष की अबोध बालिका थी, उस वक्त उसके लिए सोने के चूड़े बनवाए गए थे। दादी जब उसे गोद में खिलाने लगती तो गहनों की ही चर्चा करती। तेरा दूल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहने लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। जल्पा पूछती, चांदी के होंगे कि सोने के दादी जी? दादी कहती, सोने के होंगे बेटी, चांदी के क्यों लाएगा? चांदी के लाए तो तुम उठाकर उसके मुंह पर पटक देना। मान की छेड़ कर कहती, चांदी के तो लाएगा ही, सोने के उसे कहाँ मिले जाते हैं। जल्पा रोने लगती। बूढ़ी दादी, मान की, घर की महरियां, पड़ोसिने और दीनदयाल सब हंसते। उन लोगों के लिए ये विनोद का अशेष भंडार था। बालिका जब जरा और बड़ी हुई तो गुड्डियों के ब्याह करने लगी। लड़के की ओर से चढ़ावे जाते, दुल्हनों को गहने पहनाती, डोली में बैठा कर विदा करती। कभी कभी दुल्हन गुड़िया अपने गुड्डे दूल्हे से गहनों के लिए मान करती। गुड्डा बेचारा कहीं न कहीं से गहने लाकर स्त्री को प्रसन्न करता था। उन्हीं दिनों बिसाती ने उसे वो चंद्रहार दिया जो अब तक उसके पास सुरक्षित था। जरा और बड़ी हुई तो बड़ी बूढ़ियों में बैठकर गहनों की बातें सुनने लगी। महिलाओं के उस छोटे से संसार में इसके सिवा और कोई चर्चा ही ना थी। किसने कौन कौन से गहने बनवाए, कितने दाम लगे, ठोस हैं या पोले, जड़ाऊ हैं या सादे, किस लड़की के विवाह में कितने गहने आए। इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर नित्य आलोचना प्रत्यालोचना, टीका टिप्पणी होती रहती थी। कोई दूसरा विषय इतना रोचक, इतना ग्राह्य हो ही ना सकता था। इस आभूषण मंडित संसार में पली हुई जल्पा का ये आभूषण प्रेम स्वाभाविक ही था। महीने भर से ऊपर हो गया। उसकी दशा ज्यों की त्यों है। ना कुछ खाती पीती है, ना किसी से हंसती बोलती है। खाट पर पड़ी हुई शून्य नजरों से शून्याकाश की ओर ताकती रहती है। सारा घर समझाकर हार गया, पड़ोसी ने समझाकर हार गई, दीनदयाल आकर समझा गए, पर जल्पा ने रोग शैया ना छोड़ी। उसे अब घर में किसी पर विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि रमा से भी उदासीन रहती है। वो समझती है सारा घर मेरी उपेक्षा कर रहा है, सबके सब मेरे प्राण के ग्राहक हो रहे हैं। जब इनके पास इतना धन है तो फिर मेरे गहने क्यों नहीं बनवाते। जिससे हम सबसे अधिक स्नेह रखते हैं उसी पर सबसे अधिक रोष भी करते हैं। जल्पा को सबसे अधिक क्रोध रमानाथ पर था। अगर ये अपने माता पिता से जोर देकर कहते तो क्या इनकी बात कोई टाल पाता, पर ये कुछ कहीं भी, इनके मुंह में तो दही जमा हुआ है। मुझसे प्रेम होता तो यूं निश्चिंत ना बैठे रहते। जब तक सारी चीजें ना बनवा लेते रात को नींद ना आती। मुंह देख के मोहब्बत है, माँ बाप से कैसे कहें, जाएंगे तो अपनी ही ओर, मैं कौन हूँ। वो रमा से केवल खिंची ही ना रहती थी। वो कभी कुछ पूछता तो 2-4 जली कटी सुना देती। बेचारा अपना सा मुंह लेकर रह जाता। गरीब अपनी ही लगाई हुई आग में जला जाता था। अगर वो जानता कि उन डींगों का ये फल होगा तो वो जबान पर मुहर लगा लेता। चिंता और ग्लानि उसके हृदय को कुचले डालती थी। कहाँ सुबह से शाम तक हंसी कह कहे सैर सपाटे में कटते थे, कहाँ अब नौकरी की तलाश में ठोकरें खाता फिरता था। सारी मस्ती गायब हो गई। बार बार अपने पिता पर क्रोध आता। ये चाहते तो 2-4 महीने में सब रुपये अदा हो जाते, मगर इन्हें क्या फिक्र, मैं चाहे मर जाऊं पर ये अपनी टेक ना छोड़ेंगे। उसके प्रेम से भरे हुए निष्कपट हृदय में आग सी सुलगती रहती थी। जल्पा का मुरझाया हुआ मुख देखकर उसके मुंह से ठंडी सांस निकल जाती थी। वो सुखद प्रेम स्वप्न इतनी जल्दी भंग हो गया। क्या वे दिन फिर कभी आएंगे? 3000 के गहने कैसे बनेंगे? अगर नौकर भी हुआ तो ऐसा कौन सा बड़ा ओहदा मिल जाएगा? 3000 तो शायद 3 जन्म में भी ना जमा हो। वो कोई ऐसा उपाय सोच निकालना चाहता था जिसमें वो जल्द से जल्द अतुल संपत्ति का स्वामी हो जाए। कहीं उसके नाम कोई लॉटरी निकल आती, फिर तो वो जल्पा को आभूषणों से मर देता। सबसे पहले चंद्रहार बनवाता, उसमें हीरे जड़े होते। अगर इस वक्त उसे जाली नोट बनाना आ जाता तो अवश्य बनाकर चला देता। एक दिन वो शाम तक नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता रहा। तो अभी आपने सुना
मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित गबन उपन्यास का 7वां भाग। कहानी के अन्य भाग सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारी अन्य कहानियां सुनकर उन पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सुनते रहें स्टोरियन लफ्ज़ों के हमसफ़र।